नमस्कार दोस्तों, मैं कालका यस एकेडमी भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम अपना अगली कड़ी बहुब्रीहि समास के बारे में जानेंगे। बहुब्रीहि समास। जो छात्र फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे जाएं, आपको सारे के सारे समास एक लाइन में मिल जाएंगे। हमने काफ़ी डीप इनके 15 उपभेद अलग से किए हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बहुब्रीहि समास को जानेंगे कि बहुब्रीहि समास क्या होता है और इसके 4 उपभेद होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा कि कालका यस एकेडमी की तरफ से आपको ये वीडियो दिए जा रहे हैं और हमारे एक नई एक्टिविटी शुरू होने जा रही है। आईएएस पीएससी लेवल 2018 को टारगेट लेके परिचर्चा सामान्य अध्ययन पर। साथ ही एक नया बैच शुरू होने जाना है 6 घंटे का पीएससी का। 14 अगस्त से उसके डेमो स्टार्ट हो रहे हैं। 14 और 15 अगस्त को डेमो दिए जाएंगे और 16 अगस्त से आपका बैच शुरू होगा। ये मैसेज दोस्तों मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने मित्रों तक, जिनको इसकी रिक्वायरमेंट तक पहुंचाएं कि कालका यस एकेडमी में 14 और 15 अगस्त को डेमो दिए जाएंगे और परिचर्चा की जाएगी परिदृश्य पे 2018 पीएससी के। और 16 अगस्त से हमारे यहाँ नया बैच शुरू होने जा रहा है पीएससी लेवल का। हम आरक्षक और लेवल को नहीं पढ़ाते, हम सिर्फ पीएससी लेवल को पढ़ाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास की मतलब अगर हम परिभाषा को जाने तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कोई पद, थोड़ा सा इधर कर लो, तो किसी भी पद यानी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, मतलब 2 शब्द दिए जाएंगे और उनमें से जो अर्थ निकलेगा वो कोई तीसरा ही निकलेगा। क्लियर हो गया आपका? कोई तीसरा ही अर्थ होगा, दोनों पद प्रधान नहीं होंगे। ठीक है, बहुब्रीहि समास की विशेषता होती है कि इसमें पहला विशेषण होता है और दूसरा संज्ञा होता है ज्यादातर। ठीक है, पहला विशेषण ज्यादातर पहला विशेषण होता है और दूसरा संज्ञा होता है। पहला विशेषण होता है और दूसरा संज्ञा होता है। तो इसको हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। लेकिन क्या हिंदी में कुछ कुछ अलग प्रकार का देने लग गए हैं। एमपी का ही एक पेपर हुआ था जिसमें हिंदी आया था और उसमें बहुब्रीहि समास के ही उपभेद दिए थे। कौन सा समानाधिकरण है, कौन सा व्यतिकरण है, कौन सा तुल्य योग है, कौन सा व्यधिकरण है। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। हमने तो साफ साफ सुना था लंबा है उदर जिसका लंबोदर गणेश, चतुर्भुज 4 है वो जाए जिसकी विष्णु। लेकिन ये कहाँ से दे दिया? तो मैं उसको ही डिस्कस करूंगा, बहुब्रीहि के उपभेद। ये समझ में आ गई परिभाषा? और आपने पहले ही पढ़ा होगा बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, ओके। सो हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास के भेदों की। बहुब्रीहि समास के जो भेद होते हैं, पहला होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण पहला भेद। दूसरा होता है हमारा व्यधिकरण। तीसरा होता है हमारा, अगर बात करूं, तुल्य योग। तुल्य योग बहुब्रीहि
समास, और चौथा होता है हमारा व्यतिहार। ये चार होते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि इन चारों में अंतर कैसे होता है, तो मैं इनको समझाऊंगा और हर का मैं एग्जाम्पल इस जगह पे लिखूंगा जो आपको दिखाई देगा। समानाधिकरण होता क्या है? समान विभक्ति वाले शब्दों को समानाधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं, जो आराम से पहचान में आ जाए। जिनकी समान विभक्ति होती है उनको हम समानाधिकरण कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाले अर्थात शंकर। अब लिखते चलिए, समानाधिकरण का उदाहरण देखो, मैं क्या बताऊं। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। विभक्ति बड़ी आराम से हो रही, नहीं हो रही? समान है अधिकरण जैसी, समान विभक्तियां। त्रिनेत्र, तीन हैं नेत्र जिसके। दस मुख, 10 हैं मुख जिसके, रावण। नेक नाम, नेक है नाम जिसका, मतलब उन्हीं की विभक्ति हो रही, बड़े आराम पहचान सकते हो। मिठ बोला, मीठी है बोली जिसकी, यानी विशेष व्यक्ति। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश। एक का मैं यहां पे लिखूंगा, ये बड़ा परेशान करता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये होता है हमारा सहस्राक्ष, सहस्राक्ष। ये जरूर आ जाता है और बच्चे पहचान भी पाते। बच्चे कभी तत्पुरुष लगा के आ जाते हैं, कभी कुछ लगा के आ जाते हैं। सहस्राक्ष मतलब होता है, सहक्ष है आंखें जिसकी, अर्थात इंद्र। ये इसका मतलब है इंद्र, और ये अपना बहुब्रीहि समास है, तो इसको आप जरूर नोट करके रखें। और ये समानाधिकरण बहुब्रीहि में आता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो सहस्राक्ष हो गया, समानाधिकरण और बहुब्रीहि समास में होता है। इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको? इंद्र। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, इंद्र। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। समानाधिकरण के अंतर्गत आता है समान विभक्ति वाले शब्द, पद, जिन्हें हम आराम से समान, जैसे मिठ बोला बताया था, मीठी है बोली जिसकी, मतलब उसी में से निकल आया अपना मिठ बोला। देखो मैं यहां तुम्हें एक और बताता हूं, मिठ बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसी को खोल दिया। मिठ बोला, मीठी है बोली जिसकी, यानी हमारे नेता लोग जो मीठा बोलते हैं। एनीवे, विशेष व्यक्ति, हर वो सफल व्यक्ति जो मीठा बोलता है वही सफल कहलाता है। तो मिठ बोला मतलब मीठी है बोली जिसकी, तो विभक्ति इसी को करके होगी, तो इसे कहते हैं हम समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, सहस्राक्ष हो गया, इंद्र हो गया, मिठ बोला हो गया, लंबोदर हो गया, चतुर्भुज हो गया, त्रिनेत्र हो गया, दशमुख हो गया। एक दंत भी आ जाता है, एक है दंत जिसका, सामने सामने है आंसर, एक है दंत जिसका। एनीवे, अब आता है हमारा व्यधिकरण। व्यधिकरण, अब व्यधिकरण करने के लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लूं और मैं इसको भी साफ कर देता हूं, ठीक है। तुल्य योग, उससे पहले थोड़ा सा मैं कैमरे को एडजस्ट कर दूं। तुल्य योग और व्यधिकरण और व्यतिहार। अब बात आता है व्यधिकरण का मतलब क्या होता है। ये व्यधिकरण होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। असमान विभक्ति वाले शब्दों को व्यधिकरण कहते हैं। असमान, इन्हें खोलने में एकदम से अलग हो जाता है। जैसे चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, यानी शंकर। शूल पाणी, शूल है पानी में जिसके, मतलब हाथों में, शंकर। गिरिधर, गिरी को धारण किया जाने वाला, मतलब श्री कृष्ण। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके। बीणा पाणी, बीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती। तो इनकी जो विभक्ति होती है, यहां से याद रखिएगा,
ये असमान, ये असमान विभक्ति वाले होते हैं। ये क्या होते हैं? असमान विभक्ति वाले शब्द होते हैं। इन्हें कहते हैं हम व्यधिकरण। एग्जाम्पल फिर से दोहरा देता हूं। चंद्रमौली, वीणापाणी, शूलपाणी, गिरिधर, इन्हें हम व्यधिकरण कहते हैं। अब आता है तुल्य योग, मेरा थर्ड उपभेद। ये बहुब्रीहि समास के मैं उपभेद करा रहा हूं, बताना चाहूंगा। अब आया मेरा तुल्य योग, तो मैं इसको ही मिटा देता हूं, जो जो मेरे होते जा रहे हैं जगह होती चली जाए। हाँ, तुल्य योग। अब तुल्य योग क्या होता है? जिस समास में पहला पद सहबोधक होता है उसे तुल्य योग कहते हैं। ध्यान रखना, जिस समास का पहला पद सहबोधक होता है उसे तुल्य योग समास कहते हैं। मतलब किसी भी उसके सामने, शब्द के सामने, समास के सामने सा शब्द लगा होगा, मतलब सहबोधक हो रहा होगा, सा समा शब्द से शुरू हो रहा होगा। ठीक है। अब इसके उदाहरण हम देखें तो देखो, जैसे अगर हम बात करें तो सचेत, सचेत इसका उदाहरण है तुल्य योग का। सचेत, सपरिवार। सचेत का मतलब क्या हुआ? चेतना के साथ। सहबोधक है ना, सचेत मतलब चेतना के साथ। ये भी बहुब्रीहि समास है, ये ध्यान रखना। सपरिवार, परिवार के साथ, मतलब सहबोधक। सपरिवार, सशरीर, शरीर के साथ। सदेह, देह के साथ। सबल, बल के साथ। सहास, सहास, हास के साथ। तो मतलब इसमें सभी में सह तक की आपको वो फीलिंग आएगी, सहबोधक होंगे, तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि ये तुल्य योग समास है, जो कि बहुब्रीहि का हिस्सा है। सा लिखा हुआ आ रहा है, बहुब्रीहि का हिस्सा माना जाएगा। ओके। अब आता है हमारा आखिरी व्यतिहार समास। व्यतिहार, व्यतिहार क्या होता है? इसमें घात प्रतिघात का सूचक है। ये क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास घात प्रतिघात का सूचक होता है? तो व्यतिहार बहुब्रीहि समास घात प्रतिघात का सूचक होता है। मैं इसे मिटा देता हूं जब तक। अब मैं इसे बड़े में लिख देता हूं, ठीक है। व्यतिहार, व्यतिहार घात, ये समास मतलब ये उपभेद, मैं ये कह सकता हूं, ये समास का, इस समास का उपभेद घात प्रतिघात का सूचक होता है। ठीक है। जैसे आपके में शब्द आएंगे लिखे हुए, उदाहरण गाला गाली, गाला गाली, गाला गाली। बाता बाती, बाता बाती। मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की। लाठा लाठी, लाठा लाठी। तो आपके में ये शब्द आएंगे, गाला गाली, बाता बाती, धक्का धक्का धुक्की भी आएगा, मुक्का मुक्की, लाठा लाठी, कई आ सकते हैं। तो गाला गाली मतलब गालियों से जो झगड़ा हुआ उसे गाला गाली कहते हैं। बाता बाती
घात प्रतिघात है ना, ये तो बातों बातों में जो झगड़ा हुआ, बाता बाती, मुक्का मुक्की, मुक्कों से जो लड़ाई हुई, लाठा लाठी, लाठियों से जो लड़ाई हुई, अर्थात ये जो अपना समास है व्यतिहार बहुव्रीहि समास, ये घात प्रतिघात का सूचक है और ये हमारा अंतिम समास था और अंतिम उपभेद था। तो दोस्तों, मैंने अपने पूरे दिल से आपको समास करवाए हैं, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, हर चीज़ कराया है। तो उसका मुझे फीडबैक दें, अपना लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, अपना शेयर करें हमारे इस वीडियोस को, अपना प्यार दर्शाएं इसी प्रकार। दूसरा, अब मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारा टेस्ट लेने की। तो समास मेरा चैप्टर ख़त्म हुआ है, आप सारे वीडियो देखो समास के शुरू से लेकर आखिरी तक। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो समास के साथ साथ टेस्ट का होगा। मैं टेस्ट लूंगा आपका यहीं पे, आपको तुरंत देखना होगा, फिर मैं उसके आंसर बताऊंगा ऑन टाइम, यहीं पे आपको वीडियो पे ही टेस्ट होगा आपका, वो भी बहुत जल्दी होगा और नेक्स्ट वीडियो में ही होगा हमारा। मैं वीडियो तो हर दिन एक एक दो दो वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप टेस्ट देखेंगे, टेस्ट देंगे हमारा यहीं पे और अपने देखें कितना आके आपने कितना किया, कैसे किया, ठीक है। उसके बाद पूरा अलंकार कराऊंगा, फिर पूरी संधि कराऊंगा, एक एक संधि, आ ई ए आओ ओ आए आई आओ, समझ गए होगे जो होशियार बंदे हैं। मैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि की बात कर रहा हूँ। आ ई उ, फिर गुण संधि आई ए आओ ओ आए आई आओ आओ, है ना। फिर वृद्धि संधि आ ए आई आ ओ औ, आ ई ए से तो वो बनी गुण, आ ई ए आ उ ओ गुण, फिर वृद्धि हो गई आ ए आई आ ओ औ, फिर बनी यण ई आ या उ आ बा। तो ये मैं उंगलियों पे करा दूंगा तुम्हें संधि, कभी गलती नहीं होगी, फिर उसका टेस्ट देंगे। तो आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।